3 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी का जो केस है उसमें कोई फ़ैसला सामने नहीं आया। किसी अदालत ने अली ज़फ़र को इनोसेंट प्रूव नहीं किया, लेकिन फिर भी एक ये पब्लिक ओपिनियन है कि वो इनोसेंट है और मीशा शफ़ी की जो एलिगेशन है वो फॉल्स हैं। और इस कानून में, जिस कानून के तहत ये केस चल रहा है, उसमें क्या लूप होल्स हैं जो अली ज़फ़र की लीगल काउंसिल यूज़ करके अपना बचाव कर रही है अभी तक। एक ग्वादर फेंसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ बलूचिस्तान में हर आवाज़ उठ रही है और हर कोई इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। तो सवाल ये है कि फिर इस प्रोजेक्ट को क्यों किया जा रहा है, और ऐसा कोई भी इकदाम रियासत को नहीं करना चाहिए जिससे बलूचिस्तान के जो वहाँ के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनके बयानिए को तक़वियत पहुँचे कि बलूचिस्तान में डेवलपमेंट नहीं, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम दो इशूज़ डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, जिसको तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। और टोटल कितने केस चल रहे हैं, उसके अलावा अभी तक क्या क्या जो है वो इसमें डेवलपमेंट्स आई हुई हैं केसेस के अंदर, और क्या किसी अदालत ने अली ज़फ़र को अभी तक इनोसेंट करार दिए है, और अगर नहीं दिया तो एक ये जो पॉपुलर ओपिनियन है कि वो इनोसेंट हैं और मीशा शफ़ी ने फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं वो क्यों हैं, और जिस कानून के तहत उन्होंने ये केस किया है उसमें क्या लूप होल्स हैं, इस पर बात करेंगे तफसीली तौर के ऊपर। दूसरा जो इशू है वो बलूचिस्तान से है। उधर कुछ अर्सा पहले पिछले महीने ग्वादर फेंसिंग की गई, जिसके बाद वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं अपने शो किए, और उसके बाद वो टेम्परेरी रोक दी गई है, लेकिन अनकरीब दोबारा शुरू हो जाएगी। इन दो इशूज़ पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। 3 साल पहले पाकिस्तान में एक लीगल बैटल स्टार्ट हुई, और उस बैटल के साथ ही एक डिबेट स्टार्ट हुई, एक सोशल ईवल हुए, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक मसला है। उसके ऊपर एक डिबेट पाकिस्तान में स्टार्ट हुई, और उसके पैरेलल एक फिनोमिनन चल रहा था मी टू मूवमेंट का, जो पाकिस्तान में आ चुकी थी। मी टू मूवमेंट जो है वो बेसिकली एक ग्लोबल मूवमेंट है, जिसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी सर्वाइवर्स हैं और जितने भी ऐसी ख़वातीन हैं, प्राइमरीली ख़वातीन हैं जिनको सेक्सुअली हैरेस किया गया, असॉल्ट किया गया, रेप किया गया, और वो चुप रहती हैं, और इस मूवमेंट के थ्रू उनको इनकरेज किया गया कि वो बोलें, वो सामने आएँ। और बहुत सी ख़वातीन ने बोला है, कितने सालों से जो चुप थी उन्होंने बोला है, और उसके बाद उनके जो हैरेसर से उनके खिलाफ केसेस चले हैं और उनको सज़ाएँ मिली हैं। इसमें जो बड़ा प्रोमिनेंट केस है वो हार्वी विंस्टन का, जो कि एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर थे, जिनके खिलाफ दर्जनों ख़वातीन सामने आई। उसके बाद वो केस चला और लॉस एंजल्स की अदालत में, उसके बाद उनको 23 साल की जो है वो बामुशक्कत सज़ा सुनाई गई। तो जहाँ तक ये अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी का केस है, ये नाज़रीन सामने आया 2018 में, जब मीशा शफ़ी ने ट्विटर पे ये रिवील किया कि अली ज़फ़र ने उनको एक या दो दफ़ा नहीं बल्कि 3 दफ़ा जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट ओकेजन्स पे हैरेस किए। ये डिटेल्स उस टाइम उन्होंने ट्वीट में नहीं बताई, लेकिन बाद में जो कोर्ट स्टेटमेंट उन्होंने जमा करवाई तो उसमें ये बताया। तो अब तक 3 साल हो चुके हैं इस केस को, लेकिन इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। और किसी भी अदालत ने, जितने भी केसेस चल रहे हैं, किसी भी अदालत ने अभी तक अली ज़फ़र को इनोसेंट करार नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद एक पब्लिक ओपिनियन है, मेजर पब्लिक एक ओपिनियन है कि अली ज़फ़र इनोसेंट है, और मीशा शफ़ी ने जो है उनके खिलाफ जो है वो फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, जो कि गलत हैं अभी, क्योंकि नतीजा सामने नहीं आया। तो हम आज बात करेंगे कि जो लॉ है जिसके अंडर उन्होंने ये केस किया है उसमें क्या लूप होल हैं, और टोटल कितने केसेस चल रहे हैं अभी तक, और करंट स्टेटस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे तफसीली तौर पर। नाज़रीन, टोटल 4 केस चल रहे हैं फ़िलहाल इस सारे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो सारा ये जो केस है इसके अंदर। जो पहला केस है, जो मेन केस है, वो मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र के खिलाफ दायर किया था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, वो अभी तक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। रिसेंटली उसकी अपील जो है वो एक्सेप्ट हुई है। उसके अलावा जो 2 केसेस हैं वो डिफेमेशन के हैं, जो कि एक अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी के खिलाफ किया हुआ है और एक मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र के खिलाफ किया हुआ है। जो चौथा केस है वो अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी के खिलाफ किया हुआ है FIA की साइबर विंग में। तो टोटल ये 4 केसेस हैं। तो इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो मेन केस है, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर है, जो मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र के खिलाफ दायर किया था, उस पर बात करते हैं। तो नाज़रीन, 30 अप्रैल 2018 को जब मीशा शफ़ी ने फैसला किया कि वो इस सारे केस को लीगली परसू करेंगी, तो उन्होंने एक ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज कराई पंजाब के ओम्बड्सपर्सन ऑफिस में, और तकरीबन जुलाई में 2 महीने के बाद प्रोसीडिंग्स के बाद ओम्बड्सपर्सन का जो पंजाब का ऑफिस था, उन्होंने वो जो उनकी कंप्लेंट थी वो रिजेक्ट कर दी इस बेसिस के ऊपर कि अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के दरमियान एम्प्लॉयर का जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, और सिर्फ इन टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से, यानी कि मेरिट्स के ऊपर नहीं,
टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर की वजह से उनका जो है वो जो उनकी कंप्लेंट थी वो रिजेक्ट हुई। उसके बाद उन्होंने वो चैलेंज किया डिसीजन पंजाब गवर्नर के ऑफिस में, और वहाँ पे भी उन्हीं सेम टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से वो उनकी कंप्लेंट रिजेक्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में वो चैलेंज किया, अपील फाइल की, और 1 महीने की प्रोसीडिंग्स के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी सेम वजूहात की वजह से कि एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, इस वजह से ये जो केस है इसको एड्रेस नहीं किया जा सकता, ये जो टेक्निकल मसला है इसकी वजह से वो केस दोबारा रिजेक्ट हुआ। अब आखिरी रास्ता बचा सुप्रीम कोर्ट का। तो फिर जो मीडिया जफ्ती का लीगल काउंसिल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, चैलेंज किया, और 1 साल के दौरान 2 जजेस ने ये केस सुनने से माजरत कर ली, जिसकी वजह से काफ़ी इस केस मुलतवी का भी शिकार हुआ। और रिसेंटली 12 जनवरी को जो है वो इस केस की जो अपील की जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली गई है, यानी कि इसके ऊपर हेयरिंग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक सो मोटो केस के साथ जम कर दिया है, और वो सो मोटो भी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस के हवाले से ही है, और अब इसकी जो है वो हेयरिंग की जाएगी, और ये होपफुली जो ये कानून है कि इसकी ऐसी तशरीह की जाएगी जिसकी वजह से जो मसला आ रहा है जो टेक्निकल ग्राउंड्स का, ये हल हो सकेगा। नज़रीन, जब मिशा शफ़ी ने एलिगेशन लगाई तो उसके 1 हफ्ते के बाद अली ज़फ़र ने उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस जो है वो फाइल किया 1 अरब रुपए का, जो कि अभी तक चल रहा है। इसी केस की हियरिंग के दौरान लाहौर के एक सेशन कोर्ट ने मिशा शफ़ी के खिलाफ गैग ऑर्डर जारी किया, जिसका मतलब ये है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना ये केस की जो डिटेल्स हैं वो नहीं बता सकते। मीनवाइल अली ज़फ़र जो हैं अब तक हर पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, इवन टीवी चैनल्स के ऊपर अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन ये जो सहूलत है ये मिशा शफ़ी को मुहैया नहीं की गई। और इस जो केस है इसका करंट स्टेटस ये है कि अभी फ़िलहाल जो मिशा शफ़ी के जितने भी विटनेसेस हैं उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है। रिसेंटली इफ़त उमर जो कि एक्टर और होस्ट हैं उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है, और इसके बाद जो बाकी विटनेसेस हैं उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। तीसरा जो केस है वो मिशा शफ़ी ने अली ज़फ़र के खिलाफ डिफेमेशन का किया सितंबर 2019 में, और 5 महीने की हेयरिंग के बाद ही लाहौर के सेशन कोर्ट ने इसकी प्रोसीडिंग पे स्टे ले लिया, और ये फैसला दिया कि जब तक अली ज़फ़र के डिफेमेशन केस का फैसला नहीं होता तब तक इस केस का फैसला नहीं होगा। नाज़रीन, चौथा जो केस है, ये जो पहला केस था जो मेन केस था, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस ये है क्योंकि ये सिविल केस नहीं, ये क्रिमिनल केस है। ये केस अली ज़फ़र ने नवंबर 2018 को FIA की साइबर विंग में दर्ज किया मिशा शफ़ी और 25 उनके अलावा 25 और लोगों के खिलाफ के वो सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ एक विलिफिकेशन और एक मलिशियस कैंपेन चला रहे हैं, उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं और झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनके खिलाफ। इस केस में 2 साल की प्रोसीडिंग्स के बाद, जिसमें मिशा शफ़ी के बयान में रिकॉर्ड कराए गए, जो बाकी 25 लोग उनके बयान में रिकॉर्ड कराए गए, और सितंबर 2020 में यानी कि तकरीबन आज से 4-5 महीने पहले FIA ने FIR दर्ज की मिशा शफ़ी के खिलाफ और 8 और लोगों के खिलाफ। इन 8 लोगों में मिशा शफ़ी के विटनेसेस भी शामिल हैं, जिसके बाद ये कहा गया, ये बयानिया सामने आया कि इस FIR से जो मिशा शफ़ी के विटनेसेस हैं उनको थ्रेटन करने की और इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है। और 3 महीने बाद ही FIA ने इंटरिम चलान जो है वो जमा कराया एक स्पेशल कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि मिशा शफ़ी और 8 जो उनके अलावा और लोग थे जिनके खिलाफ FIR भी काटी गई थी कि वो गिल्टी हैं कि उन्होंने अली ज़फ़र के खिलाफ ये सोशल मीडिया कैंपेन चलाई है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि FIA किसी को गिल्टी डिक्लेयर नहीं कर सकता, ये तो अदालतों का काम है कि कौन गिल्टी है और कौन गिल्टी नहीं है। तो यहाँ से थोड़ी सी FIA की जो सिमत है उसका अंदाज़ा होता है कि वो किस तरफ इस केस को लेके जाना चाह रहे हैं, और आया कि उनको किसी ने इन्फ्लुएंस किया है या नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस इंटरिम चलान के ऊपर जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे मिशा शफ़ी ने, उसके ऊपर भी जिक्र किया और कहा कि ये फॉल्स एलिगेशंस है। अब ये एलिगेशंस का पता लगाना है FIA की डोमेन नहीं है। जो केस था वो तो सोशल मीडिया कैंपेन के ऊपर था, और ये एलिगेशन का केस तो सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से चल रहा है। तो इस केस का अपने इंटरिम चलान में जिक्र करना और सिर्फ जिक्र ना करना, इसको फॉल्स एलिगेशंस कहना, ये बिल्कुल गलत था। और इसके बाद मीडिया में भी बड़ा इस तरह से पोर्ट्रे किया कि उन्होंने गलत किया, फॉल्स एलिगेशन कराई। हालांकि FIA इस चीज़ों के ऊपर फैसला नहीं कर सकती, ये अदालत फैसला करेगी जो केस चल रहा है। इस केस का करंट स्टेटस ये है कि रिसेंटली दिसंबर में लाहौर सेशन कोर्ट ने मिशा शफ़ी और जो 8 उनके अलावा जो 8 लोग हैं, जिसमें इफ़त उमर भी शामिल हैं, अलीना गनी है, माहिम जावेद हैं, उनको समन किया है और उनसे जवाब तलब किए हैं। 18 जनवरी को उनकी पेशी है। नज़रीन, अब तक ये जो मैंने चारों केस आपके सामने इनके रखे हैं और जो सारे प्रोसीडिंग्स हैं वो बताई हैं आपको, इससे जो अहम निकात सामने आए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं
कि एक तो चीज़ ये बड़ी क्लियर है कि किसी भी अदालत ने अभी तक अली जफ़र को इनोसेंट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मीडिया में ये सारा केस रिपोर्ट हुआ है, एक पब्लिक ओपिनियन है कि वो इनोसेंट हैं और मीशा शफी की जो एलिगेशन हैं वो फोर्स हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरी जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि जिस कानून के तहत मीशा शफी ने अली जफ़र के ख़िलाफ़ केस किया था, क्योंकि पहले ऑम्बड्सपर्सन ने रिजेक्ट किया, फिर पंजाब गवर्नर ने किया, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने किया, वो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हुआ उसकी अपील। तो इस कानून में ना एक बहुत बड़ा लूप होल है, वो ये है कि इसमें ये कानून सिर्फ और सिर्फ इसमें जो एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन है वो बड़ी नैरो बताई गई है, और इसमें इस डेफिनेशन में जो फ्रीलांस ख्वातीन है जो कि फ्रीलांस काम करते हैं, और वो ख्वातीन या वो मर्द जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ काम करें लेकिन उनकी एम्प्लॉय नहीं है, वो इस एक्ट के स्कोप में नहीं आते, जिसकी वजह से बहुत सारी जो ख्वातीन हैं वो इस कानून से फ़ायदा नहीं ले सकती, वो अपने केस इसके थ्रू एड्रेस नहीं करवा सकती, इंसाफ नहीं ले सकती। और इसी लूप होल को इस्तेमाल किया गया अली जफ़र की लीगल काउंसिल ने, और उसी को इस्तेमाल करके जो है अब तक वो जो अपील है वो रिजेक्ट होती आ रही है। और कभी आज तक सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर तो बात हुई ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये केस जो है रिजेक्ट होता है। तो ये एक बड़ी अहम मसला है इस कानून का, जो कि हल तलब है और जिसको जल्द से जल्द हल करना चाहिए। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जितने भी सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाहर भी, और रेप केसेस होते हैं, स्पेशली जो सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस होते हैं, वो प्रूफ करना विक्टिम के लिए बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट मोस्टली उन जगहों पे होती है जहाँ पे कोई विटनेस नहीं होता, कोई बंदा नहीं देख रहा होता या कोई कैमरा नहीं होता, तो प्रूफ पेश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट आपके साथ हुई भी है फिर भी इंसाफ मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है। रेप केस तो फिर मेडिकली जो अब इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है उसके ज़रिए जो है वो प्रूव हो जाता है, लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए बहुत मुश्किलात हैं। और ये जो सारा केस डिपेंड करता है वो जज की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे सारी सिचुएशन रीड कर रहा है, आर्गूमेंट सुनने के बाद वो किस तरह से फैसला देता है। और पाकिस्तान जैसे जहाँ पे पिदरशाही निज़ाम इतना डीप रूटेड है, वहाँ पे जज से कुछ एक्सपेक्ट करना कि वो बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो डिसीजन दे और एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच अपनाए, वो बड़ा एक अनयूजुअल चीज़ है। तो हम ये समझते हैं कि ये इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो लीगल प्रोसीजर है सारा, उसको विक्टिम सेंट्रिक होना चाहिए और इतना ज़्यादा बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होना चाहिए कि वो कभी जो है एलिगेशंस को प्रूव ही ना कर पाए और इतना मुश्किल उसके लिए बना दिया जाए कि क्योंकि उसके ऊपर जो बीती है और जो उसका हॉस्टाइल एनवायरनमेंट उसने फेस किया वो बड़ा मुश्किल होता है, और वो बयान करना और उसको प्रूव करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो हम ये समझते हैं कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में जितने भी कानून हैं उनको विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच के तहत जो है उसको ड्राफ्ट करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नाज़रीन, आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस सामने आते हैं तो एक बड़ी अजीब सी बात की जाती है जी कि मोस्टली केसेस फेक होते हैं, फॉल्स एलिगेशंस होती हैं। तो ये फैक्चुअली बात बिल्कुल गलत है। अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, जितनी भी इसके ऊपर रिसर्च हुई है, ऑथेंटिक स्टडीज़ सामने आई हैं, उससे बात सामने आई है कि सिर्फ 2 से 10% जो एलिगेशन सकती हैं वो फॉल्स होती हैं। 10% जो है वो एक हाईएस्ट नंबर है और पाकिस्तान में नंबर कम है। तो सिर्फ इतने परसेंट होते हैं, अगर हम हाईएस्ट नंबर भी ले लें तो 90% ऑफ द जो एलिगेशन हैं वो ठीक होती हैं, जो कि बाद में कोर्ट में साबित भी होती हैं। तो ये बात करना और पाकिस्तान जैसे माशरे में इस तरह की बातें करना जहाँ पे जितने भी सोशो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जेंडर राइट्स के हवाले से और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, वो सारे नेगेटिव में हैं। और इवन जेंडर राइट्स के हवाले में जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान 153 कंट्रीज़ में से 151 नंबर पर, यानी कि 3rd वर्स्ट कंट्री है ये औरतों के हवाले से। तो वहाँ इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह की बात करना बिल्कुल एक इरेलीवेंट चीज़ है, और इन चीज़ों को हाईलाइट करने के बजाय हमें ये चाहिए कि हम जो पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन है उसको उनको एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो ग्रो कर सके, क्योंकि उनकी ग्रोथ के साथ ही पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो जुड़ी हुई है। दिसंबर 2020 में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान आर्मी और गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था गवादर फेंसिंग। और गवादर सिटी जो कि एपी सेंटर है $1 बिलियन सीपैक का, उसके इर्द गिर्द जो है वो फेंसिंग की गई जिसकी जो लेंथ थी वो थी 24 किलोमीटर। और उस डिसीजन के ऊपर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पब्लिश हुई जिसमें कहा गया कि चाइना के कहने के ऊपर ये फेंसिंग की जा रही है। उसके बाद डॉन में एक जो है वो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें ये कहा गया कि ये जो फेंसिंग है
ये किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। यानी कि इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, इवन जो ग्वादर सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसका भी ये फेंसिंग हिस्सा नहीं थी। उसके बावजूद ये फेंसिंग क्यों स्टार्ट की गई और इस फेंसिंग के बाद क्या रद्दमल हुआ वहाँ के लोगों का, इसके ऊपर बात करते हैं। इस डिसीजन के बाद, इस फेंसिंग के बाद बलूचिस्तान में हर तबके ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, सब ने इसके खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद की। और जो गवादर से MNA है असलम भूटानी, उन्होंने बड़ा इसको क्रिटिसाइज़ किया। और वो क्योंकि वहाँ के लोगों की आवाज़ है, उनकी आवाज़ सुनना बहुत लाजमी है, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि ये जो है वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी राय से बिल्कुल मुख्तलिफ है और उनको बड़े सीरियस रिजर्वेशन है इसके ऊपर। और इसके अलावा जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट अख्तर मेंगल, उन्होंने ट्वीट की और कहा कि ये जो फेंसिंग की जा रही है ये इसके बाद ये होगा कि ग्वादर के जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको उस फेंसिंग के बाद जो अंदर रखा हिस्सा है ग्वादर सिटी, वहाँ पे जाने से रोका जाएगा, तो उनको अपनी ज़मीन से दूर किया जाएगा। तो ये किस किस्म की डेवलपमेंट है, ये उन्होंने सवाल किया। और उसके बाद 23 दिसंबर को बलूचिस्तान बार कौंसिल ने एक पिटीशन फाइल की बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, जिसमें इस ग्वादर फेंसिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया और कहा गया कि ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के खिलाफ है और इससे 3 लाख जो लोकल्स हैं वहाँ के, उनकी ज़िंदगियाँ मुतासिर होंगी। तब इसके बाद काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, तो उन्होंने 30 दिसंबर को ये ऐलान किया कि इसको टेम्परेरी तौर के ऊपर जो है रोक दिया गया है। नाज़रीन, इस हवाले से हमने एक बलोच एक्टिविस्ट से भी रब्ता किया जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी सामने ना लाने की शर्त के ऊपर हमसे बात की और ये कहा कि ग्वादर फेंसिंग के बाद वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी ज़िंदगियाँ बड़ी बुरी तरह इफेक्ट हुई हैं। उसकी वजह यह है कि इस फेंसिंग के बाद वो सारा इलाका 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो चुका है। सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कि जिनके इर्द गिर्द फेंसिंग की है वो एक तरफ हो गए हैं और बाकी हॉस्पिटल और स्कूल और बाकी ऐसी जो प्रोजेक्ट जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो एक तरफ हो गए हैं। और इससे जो मोबिलिटी है वहाँ के लोगों की वो बड़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है। और उसके अलावा इस ग्वादर फेंसिंग के अलावा उन्होंने एक और प्रोजेक्ट जो चल रहा है वहाँ पे, उसके हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए और उन्होंने कहा, इसी प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि HRCP की रिपोर्ट में भी इस प्रोजेक्ट का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट के बाद से वहाँ की जो फ़िशिंग कम्युनिटी है, जो फ़िशरमैन है, मछेरे हैं, माहीगीर हैं, वो उनकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी मुतासिर इस तरह से हुई हैं कि उनके जो रूट है उसके ऊपर वो ये एक्सप्रेस वे बन रही है और जो पॉइंट्स है जहाँ पे वो मछलियाँ पकड़ते होते थे वो सारे जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं। और जो लोग वहाँ पे तकरीबन उस रिपोर्ट में कहा गया कि 70,000 लोग जिनका जो रोज़गार है वो मछलियाँ पकड़ने से वाबस्ता है, वो बड़ा सीरियसली अफेक्ट हुआ है। उन बलोच एक्टिविस्ट ने एक और जो चीज़ है वो बताई हमें, वो ये थी कि ग्वादर फेंसिंग का जो प्रोजेक्ट है इसके बाद से लेके अब तक जो बलूचिस्तान की अवाम है वहाँ पे, स्पेशली जो ग्वादर की अवाम है वहाँ पे सेंस ऑफ डेप्रिवेशन जो है वो और बढ़ गई है, जिसके बड़े जो हैं सीरियस रिपरकशंस हमें देखने को मिल सकते हैं इन नियर फ्यूचर। और जो गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, और वो लोग जो कि इसको प्रोजेक्ट को सही मानते हैं और जस्टिफाई करते हैं सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, तो ये देखें सिक्योरिटी के मसाइल हर जगह मौजूद होते हैं। इवन बॉर्डर्स के ऊपर भी अगर देखा जाए वेस्ट में या यूरोप में, वहाँ पे तो बॉर्डर्स पे भी फेंसिंग नहीं की जाती और उसको भी अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन पाकिस्तान की चलो देखें जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस तरह के और जहाँ पे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो वहाँ जैसे नहीं है, तो बॉर्डर फेंसिंग को फिर शायद जस्टिफाई कर सकें किसी न किसी तरीके से। लेकिन शहरों के अंदर जो फेंसिंग है ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं हो सकती। क्या लाहौर और कराची और इस्लामाबाद की अवाम को कैसा लगेगा जब शहरों के बीचों बीच जो है वो फेंसिंग कर दी जाए और एक जगह से दूसरी जगह जाने को इतना मुश्किल बना दिया जाए? तो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और कोई भी ऐसा फैसला जो कि जिसमें वहाँ के मेजर जो स्टेक होल्डर हैं, वहाँ की अवाम है, वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, उनकी राय को जब आप उसको इनपुट नहीं लेते और सारे मेजर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेते, तो कभी भी आप जो है वो डेवलपमेंट नहीं होती, वो फिर डेवलपमेंट नहीं कह सकते। और इस तरह के मनसूबों से जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, आप उनके बयानी को तकवीत बख्श रहे हैं कि ये डेवलपमेंट नहीं एक्सप्लॉयटेशन है। तो इस तरह के जितने भी डिसीजन हैं ये बड़े यहाँ पे जो बलूचिस्तान की एनवायरनमेंट है वो बड़ा सेंसिटिव है, उसको समझने की ज़रूरत है। और वहाँ पे जो लोगों को सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है उसको हमने ख़त्म करना है, जो कि इन मनसूबों से ख़त्म नहीं बल्कि और बढ़ता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसा कोई भी मनसूबा जो है, अब इसको टेम्प्रेरी रोका गया है, इसको बिल्कुल भी दोबारा जारी ना किया जाए बल्कि इसको ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि ये मनसूबा वहाँ के लोगों की जो राय के बिल्कुल मुखालिफ है। और वो वहाँ पर जो भी जिस भी किस्म का बंदा है, चाहे वो पॉलिटिशियन है चाहे वो आम बंदा है, क्योंकि हमने वहाँ पे बात की है, तो वो इसको बड़ी जो है वो गलत निगाह से देख रहा है। अगर ऐसा किया गया तो इसके बड़े सीरियस रिपरकशंस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। ये 2
अहम इश्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं। इस पे अपनी फ़ीडबैक हमें दीजिएगा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, और हर जगह हमें फॉलो भी करें, यूट्यूब पे स्पेशली सब्सक्राइब करें। और सबसे जो ज़रूरी बात वो ये है कि अपनी फ़ीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा कि हम कैसे अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया।